हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में। और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे युद्ध की वजह से जो रूस पर प्रतिबंध लगा है उसके कारण भारतीय पनडुब्बी सबमरीन INS सिंधुरत्न फंस गई है वहाँ पर रूस में। तो कैसे वापस आएगी, सरकार का क्या प्लान है, इन सब पर बात करेंगे मैप के थ्रू। भारत अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है दुनिया का, उस पर चर्चा होगी। किस देश की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा अर्डेन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है, मैप के थ्रू उसके बारे में भी जानेंगे। NCERT ने स्कूलों के लिए नेशनल असेसमेंट अथॉरिटी का गठन किया है, इसका क्या नाम होगा और क्या काम होगा, एक इम्पॉर्टेंट ये सवाल है। सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की, तो आखिरी टूर्नामेंट कौन सा खेलेंगी वो उन्होंने कहा है। इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड ने किस राज्य में AK-203 का उत्पादन शुरू कर दिया है, इंडिजिनस। और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बार फिर इन्फॉर्म कर दूं कि 2022 का जो पिछले साल का टोटल करंट अफेयर्स है बुक, वो अवेलेबल हो चुका है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर तो है ही, साथ में अमेजन पे भी अवेलेबल हो चुका है। अमेजन पे जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करेंगे और ये बुक आपको नज़र आ जाएगा। काफ़ी डिटेल में इसमें बताया गया है, MCQ है और 1500 से ज़्यादा इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, सबका डिटेल है। और शुरू में ही एक एक टॉपिक का पेज नंबर भी है ताकि आप वहाँ पर पहुँच सके। और तमाम जो भी एग्जामिनेशंस चल रहे हैं अभी SSC के, उसमें लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन टकरा रहे हैं, तो देखना जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजन पे अवेलेबल है। और हाँ, ऐप से लेते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ के और मेंबरशिप है तो साथ में 20% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, आपको बता दूं कि एक मेंबरशिप प्लान भी है आप सबके लिए। इसके थ्रू करंट अफेयर्स का PDF मिलता है पिछला और अगले 1 साल तक का, साथ में टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, सभी तरह के एग्जामिनेशन का वो अवेलेबल है। अगले 1 साल तक टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, तमाम जो भी एग्जामिनेशन उस सब में। और साथ में बुक पे 20% की छूट भी मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और अब चलते हैं और शुरू करते हैं ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, युद्ध की वजह से रूस पर लगे प्रतिबंध के कारण इंडियन नेवी की कौन सी पनडुब्बी रूस में फंस गई है कई महीने से, जिसे अब नॉर्वे के माध्यम से लाया जाएगा। आंसर होगा INS सिंधुरत्न। ठीक है, कई महीने से वो फंसी है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। ये देखिए कि सरकार ने प्लान बनाया है कि कैसे उसको उस जगह से इंडिया लाया जाएगा। देखिए, नॉर्वे के बंदरगाह यानी पोर्ट के रास्ते कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जहाज़ के जरिए इंडिया लाया जाएगा। और ये जो पनडुब्बी है, अब सवाल है कि वहाँ क्यों पहुँची हुई थी रूस में, तो अपग्रेडेशन के लिए रूस गई थी। लेकिन आपको पता है कि फरवरी-मार्च से वहाँ पर 2022 से युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से प्रतिबंध जो लगे हैं, तो उस वजह से वहीं फंस गई थी। ठीक है, अगर सवाल हो कि भारत के पास कितनी पनडुब्बी हैं, तो 15 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जो ये थी। इसके अलावा एक स्वदेशी परमाणु सबमरीन है। ठीक है, और भी कई पाइपलाइन में है, बन रहे हैं, तो आगे धीरे धीरे खेप में संख्या बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है इंडिया को हिंद महासागर क्षेत्र में पनडुब्बियों की। ऐसे में एक पनडुब्बी कई महीने से रूस में फंसी हुई है। सवाल है कि क्यों ये पनडुब्बी जो है वो रूस भेजा गया था। मैंने पहले बताया है कि उसको मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था, लेकिन हुआ ये था 2013 में इस पनडुब्बी में ब्लास्ट हो गया था इंटरनल अंदर, जिसकी वजह से 18 भारतीय नौसैनिक वो शहीद हो गए थे। 2014 में भी इसमें आग लग गई थी, 2 सैनिक शहीद हो गए थे इस दौरान। तो हादसे बढ़ रहे थे, इसलिए मरम्मत के लिए इसको रूस में भेजा गया था, मरम्मत, अपग्रेडेशन, इस सब के लिए। और $700 मिलियन की डील हुई थी इंडिया और रूस के बीच में इसके मरम्मत के लिए। और ये वहाँ कहाँ चल रहा था, एक बार मैप के थ्रू आपको दिखा देते हैं। तेरा प्यारा भारत और रूस में जो एक जगह है सेवोरोडोनेत्स्क, चलते हैं रूस और वहाँ चलते हैं। तो यहीं पर इस जगह पर, यहाँ और नज़दीक चलते हैं, यहीं पर इस जगह का नाम क्या है, सेवेरोडोनेत्स्क। ठीक है, और यहीं पर ये नौसैनिक जो जहाज वगैरह हैं, पनडुब्बियाँ हैं, रूस मेंटेनेंस का काम करता है। और आप अभी भी देख रहे हैं, ये तो सैटेलाइट दृश्य दिखा रहा हूँ मैं, कि पनडुब्बी यहाँ पर कई सारी ऑलरेडी हैं जिसका मरम्मत का काम, मेंटेनेंस का काम वहाँ पर
चल रहा है, एक शिप यार्ड है। तो भारत सरकार यहाँ से पनडुब्बी अक्टूबर 2022 में ही लाना चाहती थी, सी लिफ्ट करके। सी लिफ्ट का मतलब ये हुआ कि किसी ट्रांसपोर्ट जहाज़ में इसको लोड किया जाए और फिर ले आ जाए। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों ने बहुत सारे कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, और उन प्रतिबंधों की वजह से जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के डॉक हैं उनके ऑपरेटर्स ने काम करना बंद कर दिया है। और इसकी वजह से रूस के बंदरगाहों से ट्रांसपोर्ट जहाज़ों का आना जाना एक तरह से बंद है। अभी केवल 2 तरह के जहाज़ आ रहे हैं, एक तो ऑयल का टैंकर आ रहा है वहाँ से, और गैस के कुछ टैंकर आ रहे हैं। तो ऑयल और गैस के जो टैंकर हैं उसका भी बीमा जो अमेरिकी कंपनियां हैं और यूरोपीय कंपनियां हैं वो सब नहीं कर रही हैं। तो इसलिए उसका एक ख़तरा भी होता है कि वो आए और रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका कोई मुआवजा देने वाला नहीं होता है। और लेकिन चूँकि ये तो पनडुब्बी है और एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको कैसे लाया जाए वो एक समस्या हो रही थी। तो अब ये तय किया गया है, यहाँ पर भारत सरकार ने ये तय किया है कि इसको नॉर्वे के बंदरगाह की ओर से इसको लाया जाए। कैसे लाया जाएगा, तो यहाँ से मैं आपको एक बार मैप के थ्रू दिखाता हूँ। ये नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे ये वाला कंट्री, उसके बगल में स्वीडन है, उसके बगल में फिनलैंड है। और यहाँ से ये पनडुब्बी को ले जाया जाएगा और यहाँ पर इस जगह से लोड कर दिया जाएगा, यानी नॉर्वे में लोड किया जाएगा इसे ट्रांसपोर्ट जहाज़ पे। किस तरह का, पानी का जो जहाज़ है, शिप है वो। और फिर ये यहाँ से वो शिप ऐसे घूमता हुआ इस तरफ होता हुआ यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए, आगे भी दिखा देता हूँ मैं, इस जगह से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, और ये मुंबई पर पहुँचेगा। ओके, ये जो पनडुब्बी है ना, ये सिंधु घोष क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। 1988 में शामिल हुई थी, रूस से ही खरीदी गई थी। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात ये पूरा आपने समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो गई है, यह किस संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है? ऐसा आंसर होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, द हिंदू का जो बिजनेस लाइन है, द हिंदू का बिजनेस न्यूज़पेपर, बिजनेस लाइन, उसके अनुसार ये देख रहे हैं आप। ठीक है, टेक ओवर कर लिया है चाइना को। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, उसका ये कहना है कि भारत ने अपनी जो जनसंख्या है उसके जो आकार है उसकी वजह से चीन को पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन से 50 लाख ज़्यादा हो चुकी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है ना उसकी वृद्धि धीमी हुई है, लेकिन वृद्धि लगभग 2050 तक ये वृद्धि होगी, फिर उसके बाद 2050 के बाद स्थिर हो जाएगी। ओके, क्योंकि जो बच्चों का परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है वो सब बहुत तेज़ी से भारत में चला है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार 18 जनवरी 2023 को भारत की जो जनसंख्या है वो 1.423 अरब हो चुकी है। और इसके अनुसार भारत की जनसंख्या में आधी आबादी 30 साल से कम आयु की है। आधी आबादी 30 साल से कम आयु की है। वैसे संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही कहा हुआ है कि इसी साल 2023 के अंत तक भारत जो है चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़ देगा, लेकिन ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है उसका ये कहना है कि हम छोड़ चुके हैं, इंडिया चाइना को पीछे छोड़ चुका है। देखिए, भारत हर 10 साल के बाद जनगणना कराता है, 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से जनगणना में देरी हुई है, और उम्मीद है कि अगले कुछ महीने में इसके प्रोसेस वगैरह सब शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चीन की जो जनसंख्या है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसकी जनसंख्या में गिरावट पहली बार देखी गई है 1961 के बाद से। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि से होने वाले फ़ायदे क्या हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की जनसंख्या की आधी आबादी जो है ना वो 30 वर्ष से कम आयु की है। इसका मतलब ये होता है कि भारत के पास बहुत ही बेहतरीन मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स है, और इसका यूज़ करके भारत विकसित राष्ट्र, बेहतरीन राष्ट्र बन सकता है। ठीक है, और इससे करना ये होगा कि भारत में जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, मानव संसाधन, इन सब को और बेहतर करना पड़ेगा।
सस्ता लेबर यहाँ पर है तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। विदेशी कंपनियों के लिए भारत जो है ना एक बेहतर हब हो सकता है। जैसे अभी चीन जो है दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, लेकिन चूँकि उसकी युवा आबादी धीरे धीरे अगले कुछ दशक में कम होती जाएगी क्योंकि आबादी वहाँ कमी हुई है, तो ऐसे में फ़ायदा इंडिया को हो सकता है और यहाँ पर ज़्यादा जो कामगार होंगे, ज़्यादा लोग होंगे, वो काम करेंगे, मानव संसाधन बेहतर होने की वजह से उसका फ़ायदा होगा। दिक्कत भी है, नेगेटिव बात क्या है, तो नौकरियों के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने का दबाव सरकार पर बना रहेगा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। जेसिंडा अर्डेन, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं वो? आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है। 7 फरवरी को वो इस्तीफा दे देंगी जल्द ही, हालांकि ऐलान पहले ही कर दिया है, और प्रधानमंत्री के रूप में उनका आखिरी दिन होगा 7 फरवरी 2023 को। और न्यूजीलैंड में अक्टूबर में आम चुनाव होंगे, तब तक एक सांसद के तौर पर वो काम करेंगी। लेबर पार्टी से हैं वहाँ के, और इस्तीफे से पहले ही यानी 22 जनवरी को नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाएगा। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं कि न्यूजीलैंड है आखिर कहाँ पर। तो ये रहा प्यारा भारत, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी आगे है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रहा न्यूजीलैंड, ठीक है। उधर उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में ये है न्यूजीलैंड, जो नज़दीक से आपने देखा। तो यहीं की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा, तो ये इन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है और नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाएगा जल्द ही। ओके, और इनको माना जाता है कि कोविड-19 के समय इन्होंने बहुत ही बेहतर मैनेजमेंट किया और इसकी काफ़ी बेहतरीन सराहना पूरी दुनिया में हुई थी। इनका जन्म हुआ था 1980 में, जेसिंडा अर्डेन का, और पहली बार उन्होंने 2008 में चुनाव लड़ा था। 2017 में न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, 40वीं प्राइम मिनिस्टर। न्यूजीलैंड, उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। प्राइम मिनिस्टर तो अभी हैं जेसिंडा अर्डेन। राष्ट्रपति कौन है? डेबी हॉकली। और न्यूजीलैंड ये रहा, यहाँ पर रहा न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी ने स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर के गठन का ऐलान किया है। तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा परख, ठीक है। क्या नाम है? परख। ये आपको नाम ध्यान रखना है। परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है एनसीईआरटी का? तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो उसी ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को नोटिफाई कर दिया जनवरी में ही। और ये जो रेगुलेटर है, इसका उद्देश्य यही है कि तमाम जो भी राज्यों के बोर्ड हैं और केंद्रीय जो बोर्ड हैं, किस तरह के बोर्ड, जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड बोर्ड हैं, उनके लिए गाइडलाइन स्थापित करना, ताकि जो अलग अलग राज्य हैं उनके जो स्टूडेंट होते हैं 10th या 12th के, उनके जो अंक में, यानी जो मार्कशीट होती है, मार्क्स जो मिलते हैं, तो उसकी जो असमानता होती है उसको दूर किया जा सके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सीबीएसई बोर्ड में जो स्टूडेंट होते हैं उसको बेहतर नंबर मिलते हैं, जैसे 99% और 100% तक के मार्क्स तो बहुत आराम से देखे जा सकते हैं स्टूडेंट्स में। लेकिन राज्यों के जो बोर्ड होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार को देख लीजिए, वहाँ पर इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मूल्यांकन प्रणाली ऐसी है यहाँ की, जैसे यूपी और बिहार, तो उसकी वजह से वो 99% या 100% मार्क्स तक नहीं पहुँच पाते बच्चे। तो उसको किस तरह से ऐसा किया जाए कि दोनों जगहों का, यानी देश का हर जगह का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरह का हो सके, ये सरकार की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि ये जो शुरुआत है वो एनसीईआरटी का जो एजुकेशनल सर्वे डिवीज़न है उसके तौर पर ये परख काम करेगा, ठीक है। तो इसका क्या काम होगा? परख का असेसमेंट यानी मूल्यांकन करना, स्कूल आधारित आकलन करना, और परीक्षा जो स्थिति है एग्जामिनेशन की उसमें सुधार लाना, ठीक है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखते हुए ये तैयार किया गया है। ओके,
तो NCERT की भी बात कर लें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। मुख्यालय दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सोलंकी। और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री। कौन है इस वक्त देश के शिक्षा मंत्री? कमेंट बॉक्स में आप बताना मुझे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया तो वो अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट कौन सा खेलेंगे? आंसर होगा दुबई ओपन। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं। सानिया मिर्जा ने अभी जनवरी में ही ये ऐलान किया है और कहा है कि दुबई ओपन उनका लास्ट प्रोफेशनल ये होगा, टेनिस टूर्नामेंट होगा। ठीक है, और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा है। और ये कब होने जा रहा है दुबई ओपन? तो फरवरी में होने जा रहा है, अभी अगले महीने ही। ठीक है, और अगर ये सवाल हो आपके एग्जामिनेशन में कि सानिया मिर्जा ने आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन सा खेला है, अगर ग्रैंड स्लैम की बात होगी तो वो उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, जनवरी में अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है वो चल रहा है, लेकिन ये दुबई ओपन जो है ना वो एक टूर्नामेंट है, ये ग्रैंड स्लैम नहीं। तो अभी अगर सवाल होगा कि आखिरी ग्रैंड स्लैम कौन है तो आंसर होगा क्या? आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन अगर सवाल हो कि आखिरी टूर्नामेंट टेनिस का प्रोफेशनल वो कौन सा खेलेंगे तो वो आंसर होगा दुबई ओपन। मुझे लगता है कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। सानिया मिर्जा के करियर की बात करें तो उन्होंने 1999 में वर्ल्ड जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप में उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस की शुरुआत की थी करियर की। 2005 में ग्रैंड स्लैम यात्रा शुरू की और जनवरी 2023 में अभी उनका आखिरी ग्रैंड स्लैम रहा। ठीक है, 2015 में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने की उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी और 6 ग्रैंड स्लैम खिताब भी उन्होंने हासिल किए हुए हैं। 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स में, 2012 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स में, 2014 में यूएस ओपन मिक्स डबल्स में, 2015 में विंबलडन वुमेंस डबल्स में, यूएस ओपन ये वुमेंस डबल्स में जीता उन्होंने और ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेंस डबल्स में जीता। सिंगल ग्रैंड स्लैम इन्होंने नहीं जीता है। हाँ, जो डबल है यानी वुमेन डबल या मिक्स डबल्स उसमें इन्होंने जीता हुआ है। ठीक, महत्वपूर्ण बात ये सब रही। कुछ अवार्ड भी उनको मिल चुके हैं। 2005 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2005 में उन्हें टाइम पत्रिका ने, टाइम मैगजीन ने एशिया की 50 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में शुमार किया था। 2006 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। पारिवारिक तो जानते ही होंगे, उनके जो पति हैं वो कौन है? पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शोएब मलिक हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2023 में बार्सिलोना ने किसको हराकर स्पेनिश सुपर कप जीत लिया? आंसर होगा रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड। तो बार्सिलोना ने जीत हासिल की है ये। ओके, महत्वपूर्ण बात। और ये बार्सिलोना की 14वीं ट्रॉफी है। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में ये मुकाबला हुआ 15 जनवरी को और ये फाइनल मैच जो है ना वो सऊदी अरब के रियाद में स्थित किंग फहद स्टेडियम में खेला गया है। ये स्पेनिश सुपर कप टूर्नामेंट है और फुटबॉल क्लब की टीमें इसमें खेलती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है? इसका आंसर होगा नानेरा। 2021 की पिक्चर है और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं पीटीआई की ओर से और ये उसका पोस्टर फिल्म का। तो फिल्म फेस्टिवल जो है ना, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, ये जनवरी में ही आयोजित हुआ है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में और वहीं पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ऐतिहासिक रूप से। और ये जो फिल्म है नानेरा, ये मुख्य रूप से राजस्थानी फिल्म है और मुख्य किरदार मनीष ने निभाया है। इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले और भी कई अवार्ड मिल चुके हैं इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2023 में पोंगल फेस्टिवल कब से कब तक आयोजित किया गया है? आंसर होगा 15 से 18 जनवरी तक। पोंगल जो है ना वो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन सब राज्यों में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है और फसल उत्सव के रूप में इसको देखा जाता है और 4 दिवसीय होता है और प्रत्येक दिन का अलग अलग नाम होता है। फसल कटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल उत्सव मनाते हैं।
पोंगल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे पगल कहा जाता है वहाँ पर, ठीक है। और तमिल भाषा में पोंगल का सामान्य अर्थ निकलता है उबालना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने किस राज्य में AK-203 कलाशनिकोव असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया है? प्रोडक्शन आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और न्यूज़ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इसका जो निर्माण है वो शुरू हो चुका है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में अमेठी में इसका प्लांट लगा हुआ है। और ये जॉइंट कंपनी है इंडिया और रशिया की, तो दोनों ने मिलकर इस राइफ़ल का उत्पादन शुरू किया है, ठीक है। और ये जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। और आपको बताऊं कि मार्च 2023 में 5000 राइफ़ल्स यहाँ से आर्मी को सौंप दिए जाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण बात ये है, ये AK-47 से बेहतर है और जो इंडिया का इंसास राइफ़ल है उसकी ये जगह लेगा। ये हल्का है AK-203 और फायरिंग रेंज इसकी बहुत बेहतर है, 400 मीटर से 800 मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा किस राज्य में 14 जनवरी 2023 को माघी मेला आयोजित किया गया? इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। आंसर होगा पंजाब। पंजाब में ये 14 जनवरी को ये माघी मेला आयोजित किया गया है और हर साल जनवरी या फिर नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बुक है ये रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडियाज वोन इट्स फ्रीडम। तो इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? आंसर होगा संजीव सान्याल। और ये कौन है संजीव सान्याल? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस बुक को लॉन्च किया है। न्यूज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। बुक ये रही, आप देख रहे हैं, ओके। और संजीव सान्याल उनका फोटोग्राफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक डॉक्टर AD दामोदरन का निधन हो गया 13 जनवरी 2023 को? आंसर होगा CSIR। CSIR के डायरेक्टर थे, 87 ईयर के थे और उनका निधन हो गया 13 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो उसके साइंटिस्ट और डायरेक्टर रह चुके हैं वो, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, CSIR की भी बात कर लें। अभी उसके डायरेक्टर कौन है? पहली महिला निदेशक हैं अभी, डॉक्टर नलथम्बी कैलेसल्वी, ठीक है। और अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं इसके प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थोड़ी तबीयत नासाज है, ठीक नहीं है, इस वजह से लगातार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बीच बीच में बड़ी रुकावटें हुई, वीडियो को काटना भी पड़ेगा, ओके, फिर जोड़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। और हाँ, अगर आपने बुक नहीं लिया है ज़रूर देख लेना, ये करंट अफेयर्स का आपके तमाम एग्जामिनेशंस में बहुत ही काम आने वाला है। अभी जो भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उन सब में। और SSC का MTS का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं। सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर देखना ज़रूर। अब मिलते हैं कल।